नमस्कार। जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि डिग्री के हिसाब से ग्रहों की मृत आदि अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और इन अवस्थाओं पर ग्रहों का सम संख्या की राशि में होने अथवा विषम संख्या की राशि में होने का क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें साउंड प्रॉब्लम होने की वजह से इसको दोबारा बना रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो विभिन्न ग्रह हैं उनकी 5 अवस्थाएं होती हैं डिग्री के हिसाब से, और उस डिग्री का भी पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि संबंधित ग्रह सम संख्या की राशि में है अथवा विषम संख्या की राशि में है। और इसमें लोगों को कुछ कंफ्यूजन होने की वजह से भी ऐसा वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये पूछा है कि अगर बृहस्पति कर्क राशि में है 0 से 6 डिग्री तक, तो कहीं पर हम उसको बालक दिखा रहे हैं, और वही बृहस्पति यदि सिंह राशि में है 0 से 6 डिग्री तक, तो उस बृहस्पति को हम मृत अवस्था में दिखा रहे हैं। यानी कि बृहस्पति वही है, लेकिन एक जगह उसकी उन्हीं डिग्री में मृत अवस्था लिखी गई है और उसी डिग्री पे दूसरी जगह उसे बालक अवस्था में दिखाया गया है। तो इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके बाद ये कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या की राशियां कौन हैं और विषम संख्या की राशियां कौन हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाता है, और विषम संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। ये तो सामान्य सी बात है, सभी लोग इसको जानते होंगे। अब ये देखिए कि सम संख्या की राशियां पहले देख लीजिए कि जैसे वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है और मीन राशि है। ये सम संख्या की राशियां हैं। और विषम संख्या की राशियां जो हैं, मेष राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है और धनु राशि है, कुंभ राशि है। ये विषम संख्या की राशियां हैं। और ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं, और वो 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था और बालक अवस्था। तो इसी का अंतर पड़ जाता है कि अब हम ये देखेंगे कि अगर सम संख्या की राशि में कोई ग्रह हो तो किस डिग्री से किस डिग्री तक उसको हम मृत अवस्था में या बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, इन अवस्थाओं में हम किस प्रकार से उसको दिखाएंगे। तो देखिए कि अगर सम संख्या में ग्रह हो, सम संख्या की राशि हो, ग्रह की जो राशि है वो सम संख्या की हो, तो यदि वह ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री तक होगा तो उसकी अवस्था को हम बालक अवस्था कहेंगे। और यदि ग्रह सम संख्या की राशि में हो और 6.01 डिग्री से 12 डिग्री तक हो तो उसे हम कुमार अवस्था में कहेंगे। सम संख्या की राशि में स्थित ग्रह यदि 12.0 डिग्री से 18 डिग्री तक का होगा तो उसे हम युवा अवस्था में कहेंगे। और सम संख्या की राशि में स्थित ग्रह यदि 18.1 डिग्री से 24 डिग्री तक का होगा तो हम इसे
वृद्ध अवस्था में कहेंगे। संख्या की राशि में स्थित ग्रह यदि 24.1 डिग्री से और 30 डिग्री तक का होगा तो उसे हम मृत अवस्था में कहेंगे। अब हम आते हैं विषम संख्या की राशियों में स्थित ग्रहों के बारे में। उसमें देखते हैं कि विषम संख्या की राशि में यदि कोई ग्रह स्थित हो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक, उसे मृत अवस्था में कहा जाएगा। 6.1 डिग्री से 12 डिग्री तक वृद्ध अवस्था में कहेंगे और 12.1 डिग्री से 18 डिग्री तक उसे युवा अवस्था में कहेंगे। 18.1 डिग्री से 24 डिग्री तक उसे कुमार अवस्था में कहेंगे और 24.1 डिग्री से 30 डिग्री तक उसे बालक अवस्था में कहेंगे। अब इस चार्ट को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कर्क राशि का बृहस्पति यदि 0 डिग्री से 6 डिग्री तक है तो उसे बालक अवस्था में क्यों कहते हैं, और सिंह राशि का बृहस्पति यदि 0 डिग्री से 6 डिग्री तक है तो उसे मृत अवस्था में क्यों कहते हैं। अब दूसरी बात इसमें समझने की ये है कि यदि कोई ग्रह युवा अवस्था में होगा तो वो अधिक शक्तिशाली होगा, अधिक प्रभावशाली होगा। और युवा अवस्था जो होती है उसकी डिग्री दोनों मामले में 12.0 डिग्री से और 18 डिग्री तक का ग्रह चाहे किसी भी राशि में हो, चाहे वो सम संख्या की राशि हो या विषम संख्या की राशि हो, दोनों में ही वो युवा अवस्था में रहता है। और युवा अवस्था का ग्रह सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे राजयोग कारक ग्रह हैं, राजयोग कारक ग्रह जैसे देख लीजिए कि शुक्र की राशि का लग्न हो तो उसमें शनि राजयोग कारक होता है, शनि की राशि का लग्न हो तो उसमें शुक्र राजयोग कारक होता है, और चंद्रमा और सूर्य की राशि का अगर लग्न हो तो उसमें मंगल राजयोग कारक होता है। तो इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि राजयोग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। और राजयोग का पूरा फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि ग्रह मृत अवस्था में न हो। राजयोग कारक ग्रह 6 भाव में, 8 भाव में और 12 भाव में न हो और मृत अवस्था में न हो, डिग्री वाइज कमजोर न हो, तो तब वो अच्छा फल दे सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई ग्रह राजयोग कारक होता है लेकिन वो अपना पूरा फल राजयोग नहीं दे पाता। इसके मुख्यतः 2 ही कारण होते हैं कि या तो वो 6, 8वें, 12वें भाव में चला गया हो या फिर डिग्री वाइज वो मृत अवस्था में हो तो वो अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ हमें ये देखना चाहिए कि जो ग्रह हमारे लिए लाभदायक हैं, मतलब राजयोग कारक हैं, उनका डिग्री वाइज स्ट्रांग होना अच्छा होता है। लेकिन जो ग्रह हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसे मारक हैं, मार्केस हैं, तो उनका स्ट्रांग होना अच्छा नहीं होता है। उनका तो मृत अवस्था में होना ही ठीक रहता है या अस्त होना ही अच्छा रहता है। क्योंकि जो हमारे लिए नुकसानदायक है यदि वो स्ट्रांग होगा तो हमें हानि पहुंचाएगा, और जो ग्रह हमारे लिए लाभकारी है यदि वो कमजोर होगा तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए कि ज्योतिष जो है इनविजिबल एनर्जी की साइंस है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी हमें हमारे लिए लाभदायक होती है उसको हम गेन करते हैं, और जो एनर्जी हमारे लिए नुकसानदायक होती है उसको हम
लूज करते हैं। लूज करने का तरीका ये होता है कि उस ग्रह की एनर्जी को हम विसर्जित करते हैं, या तो दान देते हैं या पानी में बहा देते हैं या कोई जो भी और तरीके हैं, उससे हम खराब ग्रह की एनर्जी को विसर्जित करते हैं। और नग वगैरह या विशेष रंग के वस्त्र वगैरह पहन करके हम जो हमारे लिए लाभकारी ग्रह होते हैं उनकी एनर्जी को हम एक्वायर करते हैं या गेन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय को आप समझ गए होंगे और इसका आप लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।